हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट लेक्चर में हमने करंट को डिफाइन किया था, करंट की बेसिक प्रॉपर्टीज को समझा था। जब चार्ज पार्टिकल कंडक्टर से मूव करता है तो उसका पाथ कैसा होता है जब बैटरी कनेक्टेड ना हो, और फिर जब बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो उसका पाथ कैसा होता है। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में समझा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन को निकाला था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के रिलेशन को निकाला था, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ समझा था, करंट डेंसिटी पढ़ा था, हमने मोबिलिटी समझा था, कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी के बारे में समझा था। बेसिकली फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक फॉर्मुलेशन वाला पार्ट कंप्लीट किया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी के सेकेंड लेक्चर में आज हम ओम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे और अपने डिस्कशन को रेसिस्टेंस एंड वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस तक बाउंडेड रखेंगे। मतलब आज का लेक्चर कंप्लीट रेसिस्टेंस पे होने वाला है। क्लियर है। देखिए, नीट की बात करें, आईटीजेई की बात करें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड की बात करें, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी कंडक्टर यहां पे लिया हमने, रैंडम कंडक्टर, इसके क्रॉस कनेक्टिंग वायर लगा दिया, यहां पे करंट फ्लो कर रहा है बेटा आई। तो ओम्स लॉ कहता है एट अ कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, मतलब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, पोटेंशियल ड्रॉप जब करंट फ्लो करता है ना, तो कंडक्टर के क्रॉस मान लीजिए ये एंड का पोटेंशियल है V1, यहां पे एंड का पोटेंशियल है V2। करंट हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा आपका डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। करंट हायर से लोअर ही क्यों करता है, ये अपन पढ़ेंगे आगे चल के। तो जब भी करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर से, तो कंडक्टर के एंड के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप उतना ज्यादा होगा। मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप होगा मतलब एनर्जी ड्रॉप हो जाएगा, मतलब एनर्जी खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म हो जाएगा। चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा एनर्जी लेके आएगा, उसका कुछ हिस्सा इसमें ड्रॉप करा देगा। तो कनेक्टिंग वायर में भी तो करंट फ्लो कर रहा था, वहां पे ड्रॉप नहीं होगा। आइडियल कंडीशन में हम लोग ये मान के चलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप इन कनेक्टिंग वायर, इन कनेक्टिंग वायर, ये आगे चल के आपको दिक्कत करेगा, इसलिए अभी समझ लीजिए। पोटेंशियल ड्रॉप इन कनेक्टिंग वायर इज जीरो आइडियल कंडीशन में। वैसे तो किसी भी कनेक्टिंग वायर में कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता ही है, बट आइडियली हम लोग मान के चलते हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा। क्योंकि अगर मान लो कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा तो एनर्जी का ड्रॉप तो वायर में हो जाएगा, तो आप उसको पंखे में, टीवी में, कूलर में यूज कैसे करोगे। तो यहां ड्रॉप हो रहा है, इतना पंखा, टीवी, कूलर है। हाँ, अंदर में यही तो कंडक्टर लगा होता है जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप होता है, उसी पोटेंशियल ड्रॉप, एनर्जी ड्रॉप का आप यूज करते हो। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। इसके कंडक्टर के क्रॉस, और वो पोटेंशियल ड्रॉप उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा इसमें करंट फ्लो करेगा। डबल करोगे करंट को, पोटेंशियल ड्रॉप डबल हो जाएगा। करंट को आधा करोगे, पोटेंशियल ड्रॉप आधा हो जाएगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैंने क्रिस्टल, आयरन ले लिया, एल्युमिनियम ले लिया, कॉपर ले लिया, जिंक ले लिया, प्लास्टिक ले लिया, क्या सारे केस में पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू सेम होगा फॉर अ सेम करंट। कंडक्टर के थ्रू आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, प्लास्टिक, वुड, सबसे सेम करंट फ्लो करा दिया। जब मैंने सबसे सेम करंट फ्लो कराया तो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू सेम नहीं थी। किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर से जितना ज्यादा करंट फ्लो कराऊंगा उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, लेकिन हर कंडक्टर के लिए पोटेंशियल ड्रॉप सेम करंट पे पॉसिबल नहीं था। तो यहां पे डेल्टा V जो है पोटेंशियल ड्रॉप है, वो किसी और चीज पे भी डिपेंड करना चाहिए, वो है नेचर ऑफ द कंडक्टर, जिसको आप R के नाम से जानते हैं। ये आपका कंप्लीट रिलेशन हो गया। व्हाट इज R? R को ही हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस होता क्या है? ये रेसिस्टेंस कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो चार्ज को भागने से रोकता है। अगर मान लो रेसिस्टेंस जीरो है तो तुम कितना भी यहां पे करंट फ्लो करा दो, पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं। आप तो कह रहे हो पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, आप कह रहे हो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो करंट के वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब करंट डबल तो पोटेंशियल ड्रॉप डबल, करंट ट्रिपल तो पोटेंशियल ड्रॉप ट्रिपल, करंट 4 टाइम्स तो पोटेंशियल ड्रॉप 4 टाइम्स। लेकिन वो पोटेंशियल ड्रॉप तभी होगा जब यहां पे कुछ इसके पास रेसिस्टेंस होगा। मान लो रेसिस्टेंस जीरो है, तुम कितने भी करंट फ्लो करा रहे हो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं। जैसे अब कनेक्टिंग वायर की बात है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होने के लिए उस कंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए रेसिस्टेंस, जिसको आप प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी कहते हो। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्यों कहते हो? रेसिस्टेंस को प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू I और प्रोपोर्शनल साइन हटाया इसलिए यहां पे R लिखा है। अब ये जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इसके थ्रू भागने की कोशिश करेगा
इसके अंदर एक अपोजिंग प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो करने से रोकता है, उसको कहते हैं हम लोग रेसिस्टेंस। इस रेसिस्टेंस को आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू डेल्टा V बाई आई, मतलब रेसिस्टेंस इज अ रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाई करंट, बट इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज एंड करंट। ये अजीब बात है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूले में डेल्टा V बाई आई है और आप कहते हो रेसिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज एंड करंट। यस, रेसिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं F इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। बताओ, ये G प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, F का जो वैल्यू है G पे डिपेंड करता है, क्योंकि F इज इक्वल टू G की वैल्यू पुट करेंगे, मास रखेंगे, R रखेंगे, तभी F निकलेगा। लेकिन ये G का जो वैल्यू है, जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इस फॉर्मूले के दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो ये करता किस पे डिपेंड? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कंडक्टर, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर एंड डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, नेचर एंड डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था अभी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जिसमें V इज इक्वल टू आई आर का ही रिलेशन लेके आया था, लेकिन वहां पे R हमने किसको बोला था? याद करिएगा, हमने R बोला था, याद कीजिए, R इज इक्वल टू डेल्टा V बाई आई होगा, और यही डेल्टा V बाई आई जो यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं इसको, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ में भी हमने पढ़ा था। ये क्या आ गया था? याद करिए, ML बटा N E स्क्वायर टाउ ए, ये आया था रेसिस्टेंस। ये एक्चुअल में जो रेसिस्टेंस जिस पे डिपेंड करता है वो ये सारी चीजें हैं। ML, M क्या है? मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ द कंडक्टर नहीं है ये मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये आपको पता होना चाहिए। मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, दिस इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, N इज नंबर डेंसिटी। This is not number of charge particle, this is the number of charge particle per unit volume. E is a charge of electron, tau is a relaxation time, average relaxation time. A is a area and L is a length. किसका length, किसका एरिया ऑफ कंडक्टर। अब यहां पे समझिएगा, ये जो रेसिस्टेंस है वो बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। एक, कंडक्टर का असल नेचर, मतलब आयरन का नेचर, ये नहीं कि आयरन कितना लंबा होगा या आयरन का एरिया कितना होगा, ये आयरन की डायमेंशन हो गई। बात समझिएगा प्लीज, ये आयरन की डायमेंशन की बात हो गई। एक आयरन की प्रॉपर्टी तो ये है कि आयरन के अंदर चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? देखो, N नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, E जो चार्ज कैरियर उसका चार्ज की वैल्यू कितना होगा, उसके अंदर दो कोलिजन के बीच में, चार्जेस के दो कोलिजन के बीच में रिलैक्सेशन टाइम कितना होगा, और उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उसका मास कितना होगा। ये तो हो गई आयरन की प्रॉपर्टी। अब आयरन ऐसा भी हो सकता है साहब, आयरन ऐसा भी हो सकता है, आयरन तेरा ये भी हो सकता है, आयरन का शेप एंड साइज तो कुछ भी ले सकते हो ना। तो आयरन के बेसिक प्रॉपर्टीज जो है ना वो इन चारों से डिफाइंड होती है, और आयरन की जो डायमेंशन है, डायमेंशन वो डिफाइन होता है एरिया और लेंथ पे। इसीलिए रेसिस्टेंस को दो हिस्सों में बांट देते हैं, ये वाला टर्म अलग कर लेते हैं और लिखते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई ए, जहां पे रो को कहते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। ये जो रेसिस्टिविटी है डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया एंड रेसिस्टेंस। ये इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ क्रिस्टल। नेचर ऑफ क्रिस्टल का मतलब है कि जो क्रिस्टल है, जो आयरन, एल्युमिनियम, ये किस चीज का बना है क्रिस्टल, उस पर डिपेंड करता है रो का मतलब क्या होता है? रो इज अ रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड एरिया। रो इज अ रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड एरिया। समझिएगा प्लीज, ऐसे भी समझ सकते हो कि जो रेसिस्टेंस होगा, मान लो एक कंडक्टर ऐसा है,
और एक कंडक्टर ऐसा है, 100 चार्ज पार्टिकल है, बहुत आसान सा विजुअलाइजेशन है, 100 चार्ज पार्टिकल है, उसको इसमें से इंटर करना है। किस में से मूव करना आसान होगा? इसमें से 100 चार्ज पार्टिकल आराम से चला जाएगा। और यहां से अगर 100 चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो इसको दिक्कत होगा। मतलब जो अपोजिशन की क्षमता है चार्ज पार्टिकल को जाने में, कौन ज्यादा दिक्कत प्रोड्यूस कर रहा है? ये वाला। मतलब ये जो दिक्कत है रेसिस्टेंस, चार्ज पार्टिकल को भागने में जो दिक्कत प्रोड्यूस कर रहा है। देखो अगर चार्ज पार्टिकल को कोई दिक्कत प्रोड्यूस नहीं करता है ना, ये कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर कोई दिक्कत प्रोड्यूस नहीं करेगा तो कोई लॉस नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा तो यूज कैसे करोगे उसको? और जितना ज्यादा दिक्कत करोगे उसको जाने में उतना ज्यादा छटपट। वही बात हो गई जैसे ये रेसिस्टेंस, सॉरी ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, मान लो ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, यहां से चार्ज पार्टिकल कोई पार्टिकल चल रहा है मान लो v वेलोसिटी से। अब जितना ज्यादा रफनेस होगा उतना ज्यादा इसको जाने में दिक्कत होगा, उतनी एनर्जी लॉस कर देगा। इसका जो एनर्जी लॉस होता है फ्रिक्शन की वजह से वो लॉस हो जाता है हीट में। लेकिन यहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि कंडक्टर से जब चार्ज पार्टिकल जाता है तो एक कंडक्टर इसको जाने से रोकता है। और जितना ज्यादा अपोजिंग पावर होगा, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा रोकेगा उतना ज्यादा लॉस होगा। देखो डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। मतलब जो लॉस होगा करंट पे तो डिपेंड करेगा, साथ साथ में क्रिस्टल के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। और वो जितना ज्यादा इसका एरिया होगा उतना कम अपोज करेगा। मतलब रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यस, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एंड मान लो एक कंडक्टर मैंने ये लिया, समझना, एक कंडक्टर मैंने ये लिया साहब, और एक कंडक्टर मैंने ये लिया, सेम एरिया है, इसका लेंथ ज्यादा है। अब चार्ज पार्टिकल को यहां से इंटर करेगा, यहां निकल जाएगा, यहां से यहां तक दिक्कत हुई, यहां से यहां तक ज्यादा दूर तक चलने में दिक्कत हुई। मतलब रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये जो लॉ है ना, ये किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल पे बेस्ड नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ हो गया कि किसी भी क्रिस्टल के लिए वैलिड है। चाहे आयरन की बात करो या एल्युमिनियम की बात करो या वुड की बात करो या प्लास्टिक की बात करो, ये तो सिंपल सी बात है भाई। अगर इस सुरंग से तुम्हें भाग के जाना हो और इस सुरंग से तुम जब भाग के जाना हो, तुम वो 100 केजी के मोटे आदमी, तुम यहां से तो भाग के चले जाओगे, यहां से कैसे जाओगे भाई? सेम बात है, ये ज्यादा रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब रेसिस्टेंस कम एरिया होने की वजह से ज्यादा रेजिस्टेंस है। मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और जितना लंबा सुरंग से तुम्हें जाना, ये सुरंग से जाना है, तुम ये सुरंग से जाना है, किसमें ज्यादा कठिनाई होगा? इसमें थोड़ी दूर तक कठिनाई होगा, इसमें ज्यादा दूर तक कठिनाई होगा। मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब बात है कि मान लो कि दो सुरंग सेम लेंथ का बनाओ, सेम एरिया का बनाओ, वायर सेम लेंथ और सेम एरिया का दो सुरंग बनाओ। अब किस में चलने में ज्यादा दिक्कत होगी? तो डिपेंड करता है कि अंदर फूल लगे हैं कि कांटे लगे हैं। मान लो इसमें कांटा हो और इसमें संगमरमर बिछा दिया तेरे लिए जाने लिए, तो इसमें तो बहुत आसानी से चले जाओगे। तो सुरंग के इंटरनल नेचर पे भी तो डिपेंड करता है ये बात। वो इंटरनल नेचर होता है रेसिस्टिविटी। ये कंडक्टर का असल प्रॉपर्टी, लोहा कितने लेंथ का होगा इसके वजह से वो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा। लोहा का एक नेचर है कि लोहा के पर यूनिट वॉल्यूम का, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ की वजह से जो रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। खूब सारे सवाल पूछते हैं कि बताओ लेंथ डबल कर दिया, क्या किया अपन ने? लेंथ डबल कर दिया, एरिया हाफ कर दिया, तो रेसिस्टिविटी बताओ। भाई साहब रेसिस्टिविटी का मतलब होता है रेसिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड एरिया। एक यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का जो रेसिस्टेंस होगा वो किसी भी हिस्से का उतना ही होगा। मान लो तुम ये आयरन लेते हो, तो एक यूनिट एरिया और एक यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस अगर आर है तो इस पूरे में से कहीं भी एक यूनिट लेंथ और एक यूनिट एरिया लोगे, उसका रेजिस्टेंस आर ही होगा। और आर वही एक यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया का जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं अपन? रेसिस्टिविटी। तो ढंग से देखिएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और ये जो कंडक्टर का असल नेचर है रेसिस्टिविटी, उस पर कैसे डिपेंड करेगा? तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा रो एल बाई ए। बताओ यहां तक कोई समस्या है? तो यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये बहुत आसान सी बात हमने करी है, क्लियर है? अब समझिएगा, क्या वोल्टेज वर्सेस करंट का जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप रेसिस्टेंस को बताएगा? बिल्कुल सही बात है। करंट वर्सेस वोल्टेज वर्सेस करंट का जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप किसको बताएगा? रेजिस्टेंस को। उससे पहले ये समझ लीजिए, रो किस पे डिपेंड करेगा? ओनली डिपेंड्स ऑफ द नेचर ऑफ द क्रिस्टल। रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया एंड आर, ये समझ लीजिएगा। बट जो रेसिस्टेंस है, क्या है? रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, रेसिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन एरिया
क्या एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा? हाँ, देखो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड लेंथ एंड रेसिस्टिविटी। ये जो रेसिस्टेंस है आर, वो रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी बताता है कि किसी भी क्रिस्टल का पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया का रेसिस्टेंस क्या होगा। वो आयरन के लिए अलग हो जाएगा, एल्युमिनियम के लिए अलग हो जाएगा। अब एल्युमिनियम तुम कितना बड़ा भी ले लो, तो एल्युमिनियम मान ले तो इतना बड़ा ले लेता है, लेकिन एल्युमिनियम के किसी एक हिस्से का एक यूनिट लेंथ और एक यूनिट एरिया का जो रेजिस्टेंस होगा वो किसी भी हिस्से का सेम होगा। तो रेसिस्टिविटी असल में कंडक्टर का नेचर बताता है और लेंथ और एरिया डायमेंशन बताता है। तो रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? कंडक्टर के नेचर और कंडक्टर के डायमेंशन दोनों पे। रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? कंडक्टर के नेचर और कंडक्टर के डायमेंशन दोनों पे। बट रेसिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता। करंट कंडक्टर के डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है और उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। नेचर मतलब ये रेसिस्टिविटी, और कंडक्टर का जो नेचर है, अब लोहा लोहा होगा, 4 मीटर होने की वजह से लोहा लोहा नहीं होता, या उसका एरिया 2 मीटर पर सेकंड है, उसका इसके लिए लोहा लोहा नहीं होता, लोहा लोहा ही रहेगा, चाहे उसका एरिया कुछ भी लो, लेंथ कुछ भी लो। तो ये जो रेसिस्टिविटी और लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आई लिखा अपन ने, स्क्रीन पॉज करके लिख लिया। अब देखो, जो अपन ने यहां पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है कि रेसिस्टेंस वोल्टेज पे और करंट पे डिपेंड नहीं करता। क्या ऐसा हमेशा होता है? क्या हमेशा ऐसा होता है कि जो रेसिस्टेंस है वो वोल्टेज पर और करंट पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा? डिपेंड करता है। कैसे? तो देखो, तुमने ये बताया कि R इज इक्वल टू होता है सर पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाई करंट का रेशियो। अगर मैं डेल V और I का ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनना चाहिए? अगर V बाई I कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, या अगर ये एंगल थीटा बना रहा है, इसका जो टैन थीटा होगा, स्लोप मतलब क्या होता है? y अपॉन x, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ये, तो dv बाई डी आई, एक ही बात हुआ ना, dv बाई डी आई का रेशियो कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट होगा। ये किसको बताएगा साहब? रेसिस्टेंस को बताएगा। अच्छा, अगर मैं ग्राफ ऐसा बना लूँ I बाई वी, इसका स्लोप किसको बताएगा? ये जो थीटा बना रहा है यहाँ पे टैन थीटा इज इक्वल टू स्लोप किसको बताएगा? 1 अपॉन रेजिस्टेंस को बताएगा। 1 अपॉन रेजिस्टेंस को ये क्यों बता रहा है? साफ साफ है भाई, ये हमेशा ढंग से देखिएगा। वाई एक्सिस पे अगर मैंने I को रखा है और एक्स एक्सिस पे V को रखा है, तो इसका स्लोप अगर आप देखेंगे तो क्या बनेगा? I बाई वी। इसका स्लोप क्या बनेगा? I बाई वी। इसीलिए I बाई वी मतलब इसका उल्टा, तो इसका जो स्लोप होगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस को बताएगा। तो ये क्लियर कर लीजिएगा हमेशा कि ग्राफ I बाई वी है या V बाई I है। बट ये दो तरह के क्रिस्टल होते हैं, एक होता है ओमिक क्रिस्टल, ओमिक क्रिस्टल, ठीक है ना। ओमिक क्रिस्टल में रेसिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज एंड करंट। बिल्कुल सही बात है, यही तो सर पढ़ा रहे थे आप कि R इज इक्वल टू वी बाई आई में जो रेसिस्टेंस है वो क्रिस्टल के नेचर और क्रिस्टल के डायमेंशन पे डिपेंड करता है। ये R बराबर होता है रो एल बाई ए, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और रेसिस्टिविटी असल में सिर्फ नेचर बताता है और ये डायमेंशन बताता है। R रो एल ए तीनों पे डिपेंड करता है, लेकिन रो 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 R और L पे डिपेंड नहीं करता है। ये तो समझाया सर? बिल्कुल समझ में आया। मतलब ये फॉलोज ओम्स लॉ, ये तो ओम्स लॉ है, फॉलोज ओम्स लॉ। तो ओमिक क्रिस्टल वो होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। लेकिन कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं वो नॉन ओमिक भी होते हैं। नॉन ओमिक क्रिस्टल किसको कहते हैं साहब? नॉन ओमिक क्रिस्टल का मतलब होता है डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, डज नॉट फॉलोज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो रेसिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा। यस, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन वोल्टेज। ऐसा भी होता है, रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड हो जाएगा। बिल्कुल। तो अभी जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। अपन ओमिक क्रिस्टल के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन आगे चल के आपको नॉन ओमिक क्रिस्टल भी मिलेगा जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, जिसका रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड करता है। जैसे गुड कंडक्टर, अगर बहुत बढ़िया कंडक्टर है ना साहब,
बहुत बढ़िया कंडक्टर है, तो इसका ग्राफ हाई वोल्टेज पे जाके स्ट्रेट लाइन नहीं रह पाता है। और सिर्फ कंडक्टर की बात तो छोड़े, आप आगे चल के पढ़ेंगे डायोड। डायोड का I वर्सेस V का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। पीएन जंक्शन डायोड के लिए सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड एक सेमीकंडक्टर होता है, उसका तो अजीब ही बिहेवियर है। देखिएगा ऐसा होता है करंट वोल्टेज का ग्राफ। ये किसके लिए है? गैलियम आर्सेनाइड के लिए। तो देखिए इसका स्लोप चेंज हो रहा है, मतलब I वर्सेस V का जो स्लोप होगा, I वर्सेस V का स्लोप 1 रेसिस्टेंस को बताएगा। तो स्लोप चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है यहाँ पे। ये आपका गैलियम आर्सेनाइड का है। ट्रांजिस्टर के लिए देखेंगे I वर्सेस V का ग्राफ, तो देखिएगा प्लीज कुछ इस तरह का बनता है फॉर अ ट्रांजिस्टर। तो आगे चल के कुछ आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट पढ़ने, ये पढ़ना है, ऐसा नहीं कि ये पढ़ना ही नहीं है, नॉन ओमिक टाइप क्रिस्टल आपको पढ़ना है जिसका रेसिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड हो जाता है। लेकिन इस चैप्टर में हमारा जो डिस्कशन है वो सिर्फ ओमिक क्रिस्टल पे ही बाउंडेड रहेगा, सिर्फ ओमिक क्रिस्टल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो स्क्रीन पॉज करके इसको भी लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए। ठीक, आगे देखो, आगे देखो। अब कुछ क्वेश्चन जो ग्राफिकल एनालिसिस पे होते हैं, जैसे ग्राफ अपन ने बनाया, इसमें आपसे पूछ देगा दो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना के कि बताओ दो कंडक्टर के रेसिस्टेंस का रेशियो बताइए क्या होगा। दो कंडक्टर बना देगा और उसके रेसिस्टेंस का रेशियो आपसे पूछ लेगा। तो देखिए बेटा, मान लो मैंने यहां पे बनाया I वर्सेस V ग्राफ। ये एंगल बना रहे हैं यहां से 30 डिग्री और ये बना रहे हैं यहां से 30 डिग्री। ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है। अब दोनों के रेसिस्टेंस का रेशियो बताइए क्या होगा। तो रेसिस्टेंस का रेशियो साहब कैसे निकालेंगे आप? रेसिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे इसके स्लोप से। अब इसका स्लोप किसको बताएगा, पहले तो ये बताइए इसका स्लोप किसको बताएगा। तो देखो स्लोप देखने के लिए ऐसे देखो, V इज इक्वल टू आई आर। बेसिक से चलो, ग्राफ किसका है? I बाई V। तो I को ऊपर रहने दो, V को नीचे ले आओ, तो 1/R। 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई I। तो इसका जो स्लोप होगा ना 1 रेजिस्टेंस को बताएगा। इसको बताएगा 1 रेजिस्टेंस को। तो R1 बाई R2 का अगर रेशियो चाहिए आपको तो अब लिखेंगे स्लोप, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप है, स्लोप ऑफ 1 और ऊपर चला जाएगा स्लोप ऑफ 2। तो दूसरे का स्लोप के लिए एक्स एक्सिस से लिखेंगे tan 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके लिए tan 30। और पहले ग्राफ का स्लोप देखेंगे तो स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस से देखते हैं, तो ये tan 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका tan 60। क्या समझ में आया? बहुत आसान था, कोई खास बात नहीं है इसमें। अब रेसिस्टेंस के बारे में और डिस्कस करते हैं। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। चलो ठीक है, ये क्रिस्टल है जिसका लेंथ है L, रो डेंसिटी के मतलब रो रेसिस्टिविटी के मटेरियल से बना है। थ्रू आउट द कंडक्टर रो रेसिस्टिविटी का मटेरियल ही कनेक्टेड है, इसका एरिया A। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको मान लो मैंने स्ट्रेच किया। क्या किया? स्ट्रेच्ड किया, खींचा, स्ट्रेच्ड किया, या मैंने इसको कंप्रेस किया, या मैंने इसको पीटा, बिटेन, पीट के पतला कर दिया। क्या इन तीनों में एक चीज कॉमन है? जब इसको खींचोगे तो इसका लेंथ क्या होगा? खींचोगे तो लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। लेंथ बढ़ेगा और एरिया घटेगा। एक चीज कांस्टेंट रहता है, चाहे तुम स्ट्रेच करो, कंप्रेस करो या बिटेन करो, इसका वॉल्यूम। अच्छा, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। क्या इसको खींच के तुम आयरन से इसको खींच के तुम आयरन से एल्युमिनियम बना दोगे क्या? नहीं। इसको दबा के आयरन से लकड़ी बना दोगे क्या? नहीं। आयरन है तो आयरन ही रहेगा। मतलब इसका डेंसिटी भी कांस्टेंट रखने की बात कर रहे हो आप, और वॉल्यूम और डेंसिटी कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है मास कांस्टेंट रहेगा। अब सुनना मेरी बात, यहां से असल चीज शुरू होता है। खूब सारे सवाल इस पे बनते हैं। आपसे बोलेगा रेसिस्टेंस को मैंने स्ट्रेच कर दिया n टाइम्स, उसका लेंथ n गुना बढ़ा दिया, तो बताइए रेसिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा? अगर मैं इसका लेंथ डबल करूंगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? डबल? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लेंथ को डबल करोगे तो एरिया कांस्टेंट थोड़ी ना रहेगा, एरिया भी तो चेंज हो रहा है। क्या कांस्टेंट रहेगा? अगर स्ट्रेच करोगे तो क्या कांस्टेंट रहेगा? स्ट्रेच करोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो कई बार ये सवाल पूछते हैं कि लेंथ इज डबल्ड कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट।
लेंथ इज डबल बाई स्ट्रेचिंग, तो एक ही बात हो गया। लेंथ इज रिड्यूस टू हाफ बाई कंप्रेसिंग, एक ही बात हो गया। ये सारा केस एक ही है। इन सारे केस में स्ट्रेच करो, कंप्रेस करो, बिटेन करो, वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, डेंसिटी कांस्टेंट रखो या मास कांस्टेंट रखो, ये सारा केस एक ही चीज को सिग्निफाई कर रहा है। किसको सिग्निफाई कर रहा है आइए समझते हैं। R इज इक्वल टू रो L बाई ए लिखा है कहीं। अब इसको मैं खींचूंगा तो इसका लेंथ चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। तो एक काम करो, L से मल्टीप्लाई कर दो, L से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। L से मल्टीप्लाई L से डिवाइड करोगे तो ये रो L स्क्वायर बाई एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। अब तुम कितना भी खींच लो, लेंथ बढ़ा दो खूब सारा, तो एरिया तो घटता जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो भाई, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम को लिख सकते हो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को लिख सकते हो आप मास बाई डेंसिटी, तो इसको लिख सकते हो आप मास, ऊपर में लिख सकते हो रो डेंसिटी डी इंटू एल स्क्वायर। अब देखो, आयरन की रेसिस्टिविटी आयरन ही रहेगा खींचने पे, डेंसिटी उसका चेंज होगा नहीं, मास चेंज होगा नहीं, या ये कहो वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। अगर तुमने इन सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख दिया तो साफ साफ यहाँ से समझना कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का स्क्वायर। रेसिस्टेंस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एल, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, लेकिन तब जब आप एरिया को कांस्टेंट रखें। बट रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और सिमिलरली यहाँ पे देखें तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, तो साफ बात है, इसमें कुछ भी समझाने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, ढंग से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई और एरिया से डिवाइड कर देता तो नीचे एरिया का होल स्क्वायर हो जाता और एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाता, वॉल्यूम। तो ये दो बातें आप समझिए, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का होल स्क्वायर एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का होल स्क्वायर। अगर मैं इफ लेंथ becomes n times, if length becomes n times by stretching, then final resistance is equal to, देखो लेंथ को कितना गुना कर रहा हो, n टाइम्स, तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का होल स्क्वायर, और लेंथ को n टाइम्स करोगे तो रेसिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स, ठीक है। अच्छा, वही केस इफ एरिया बिकम्स n टाइम्स, अब n टाइम्स मे बी ग्रेटर देन 1, मे बी लेस देन 1। खींचूंगा तो n एक से कम होगा क्योंकि खींचने पे एरिया कम होता है, कंप्रेस करोगे तो एरिया बढ़ेगा। n टाइम्स बाय स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग या u का वॉल्यूम कांस्टेंट, कुछ भी किया है वॉल्यूम कांस्टेंट है। मतलब ऐसा सवाल बनता है बेटा, इस पे कुछ भी लैंग्वेज लिख सकता है। ऐसा सवाल बनेगा कि एरिया बिकम्स n टाइम्स कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, एरिया बिकम्स n टाइम्स कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। तो यहां पे देखिए फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस बटा n स्क्वायर टाइम्स होगा। इसमें कोई समस्या है तो बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा प्लीज, यहां से अगर जो चेंज है इज लेस देन 5%, चेंज इज लेस देन 5%, आपने 11th में भी कई चैप्टर में ऐसा काम किया होगा कि लेंथ 10% बढ़ा दिया तो बताओ रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ जाएगा। लेंथ को 50% बढ़ा दिया, लेंथ को 2% बढ़ाया, तो अगर 5% से कम चेंज हो तो यहां पे देखना ढंग से क्या होगा, डेल्टा आर बाई आर, नीचे था ए स्क्वायर इसलिए हो जाएगा ये -2 डेल्टा ए बाई ए, फ्रैक्शनल चेंज जानते हैं आप। और देखिए एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब यहां समझिए कि रेडियस के टर्म से बात किया जाए तो यहां पे एक और टर्म लिख लेना चाहिए था मुझे पहले ही, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया का स्क्वायर, और सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का पावर 4, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का पावर 4। जब मैं यहां पे रखूंगा तो इज इक्वल टू -4 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर। अगर आप रेडियस को 2% बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 2 × 4 8% बढ़ जाएगा। ये सारी बातें कब है, जब आप स्ट्रेच करते हो, कंप्रेस करते हो, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो। तो इनमें से कोई सा भी चीज लिखा होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, कंप्रेस किया, स्ट्रेच किया, यही कहानी रिपीट होगी, एकदम यही कहानी रिपीट होगी।
और यहां से डेल्टा आर बाई आर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर बाई आर लिख सकते हैं आप डेल्टा एल बाई एल, कोई खास बात नहीं है। क्लियर है? लेकिन जरूरी नहीं है कि सवाल ऐसा ही पूछा जाए, हमेशा सवाल ऐसा ही पूछा जाए, जरूरी नहीं है कि सवाल ऐसा ही पूछा जाए। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इफ लेंथ becomes n times, then resistance n times, keeping एरिया कांस्टेंट। अब ये कहानी चेंज कर दिया, अब कह रहे हैं लेंथ बढ़ाया है मैंने, एरिया कांस्टेंट रख के। देखो एरिया कांस्टेंट रख के अगर तुम लेंथ बढ़ाओगे, एरिया कांस्टेंट रख के लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। तो क्या होगा, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर एरिया कांस्टेंट रखा है तो उस केस में जो आर फाइनल होगा वो n टाइम्स ऑफ आर इनिशियल हो जाएगा। इफ लेंथ बिकम्स n टाइम्स कीपिंग एरिया कांस्टेंट, और सिमिलरली इफ एरिया बिकम्स m टाइम्स कीपिंग लेंथ कांस्टेंट, तो जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा और इनिशियल रेजिस्टेंस बाई n हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बिल्कुल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, लेकिन कब, जब मैं लेंथ को कांस्टेंट रखूंगा तब। उस केस में यहां से ढंग से देखिए, अगर परसेंटेज चेंज का सवाल हो तो डेल्टा आर बाई आर क्या बनेगा, डेल्टा एल बाई एल बनेगा, कोई खास बात नहीं। डेल्टा एल, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 आना चाहिए यार, बिग मिस्टेक। कैसे देखो, यहाँ से देखो, घबराओ मत, यहाँ से देखो। जब ऊपर वाला केस कब है, जब स्ट्रेच किया है, मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वो वाला केस है। अब यहाँ से ढंग से देखिएगा तो डेल्टा आर बाई आर क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस डेल्टा ए बाई ए, माइनस डेल्टा ए बाई ए। कब, जब लेंथ कांस्टेंट था। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो देखो क्या क्या बना है, -2 डेल्टा ए बाई ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अब यहाँ से आप साफ साफ पढ़ने के बाद आप महसूस कर रहे होंगे कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है रेजिस्टेंस के सवाल में, और कई तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा भी पूछा जाता है कि कंडक्टर लिया, आप समझना इन सबसे हट के कैसा पूछा जाता है सवाल, समझिएगा। ऐसा कंडक्टर लिया जिसके लेंथ को 8 टाइम्स किया और एरिया को आधा किया। ये कौन सा हिसाब है यार, लेंथ को 8 टाइम्स किया, एरिया को आधा किया। ना तो वो लेंथ कांस्टेंट है, ना तो एरिया कांस्टेंट, ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब एक कंडक्टर है, क्रिस्टल है, उसके लेंथ को 8 टाइम्स कर दिया किसी तरीके से और एरिया को आधा किया है। वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है भाई। वॉल्यूम कांस्टेंट तब होता है जब लेंथ डबल तो एरिया आधा, लेंथ 8 टाइम्स तो एरिया 8 टाइम्स कम होगा। तो ऐसे भी सवाल बना सकते हैं, तो उसमें कोई खास बात नहीं, ये बेसिक फॉर्मूला है। लेंथ को 8 टाइम्स, एरिया को आधा, 16 टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर वो कह रहा है कि मैंने स्ट्रेच कर दिया, मान लो एक सवाल देता हूं तुम्हें, 10 ओम रेजिस्टेंस का एक क्रिस्टल है, कितना है, 10 ओम रेजिस्टेंस का एक क्रिस्टल है, उसको मैंने स्ट्रेच करके डबल लेंथ का बना दिया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस 400 ओम हो जाएगा, सॉरी 40 ओम हो जाएगा। पहले 10 ओम था, अब डबल कर दिया, तो कितना गुना कर दिया, n 2 टाइम्स कर दिया। तो देखो यहाँ पे 10 और 2 का होल स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई 10, 40 ओम हो जाएगा। तो जब आप स्ट्रेच करोगे ना, स्ट्रेच करोगे, कंप्रेस करोगे, पीट के, हार्म करके, बिटेन करके उसको एलोंगेट करोगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे, तो सारा केस वही केस में आ गया, एक ही बात हो गया। स्ट्रेच करने का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, कंप्रेस करने का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट के केस में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का होल स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का होल स्क्वायर एंड एरिया इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। तो एरिया का होल स्क्वायर मतलब रेडियस का पावर 4, एरिया का होल स्क्वायर मतलब रेडियस का पावर 4। क्लियर है ये बात? अगर आपसे कह रहा है कि लेंथ कांस्टेंट है और फिर मैंने एरिया को डबल किया, तो लेंथ कांस्टेंट है, फिर आपने एरिया को डबल किया, तो सिंपल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यहां पे लेंथ कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आपने एरिया कांस्टेंट रखा, लेंथ को डबल किया, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बट एरिया कांस्टेंट है तब। लेकिन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर हो जाएगा, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। आइए रेजिस्टेंस पे बेस्ड कुछ सवाल देखते हैं। इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस बाय 4% बाय स्ट्रेचिंग इट, खींच दिया उसको, तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। डेल्टा एल बाई एल होता है रिलेटिव चेंज इन लेंथ, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा और वो कितना है 4%।
देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस पूछ रहा हूं, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं डेल्टा आर बाई आर मल्टीप्लाई 100, और चेंज किसको किया है? लेंथ को। क्या आप जानते हैं रेसिस्टेंस इज इक्वल टू होता है प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ। रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है जब एरिया कांस्टेंट हो, बट रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो यहां से समझिएगा डेल्टा आर बाई आर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल। यहां से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस, और यहां भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज चेंज इन लेंथ, जो कि 4% गिवन है। 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8% आंसर। कई बार बच्चा यहां पे बस ये समझ लेता है कि रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यस, कोई बुराई नहीं है, रेसिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, बट जब एरिया कांस्टेंट हो। गिवन हो कि एरिया कांस्टेंट रख के मैंने लेंथ को 4% बढ़ाया है, कीपिंग एरिया कांस्टेंट लेंथ इज इंक्रीजेस बाय 4%, तो जवाब होता 4% ही। लेकिन लेंथ बढ़ा रहा है स्ट्रेच करके वॉल्यूम कांस्टेंट रख के। स्क्रीन पॉज करके पहले इसको लिखिए, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। लिख लिया बेटा? आगे देखिए सवाल, आगे सवाल देखिएगा, नीचे सवाल देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सवाल लिखा है मैंने। इफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीजेस बाय 0.01%, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन हैंस डेल्टा आर, मतलब रेडियस ऐसे लिख लेते हैं डेल्टा आर बाई आर मल्टीप्लाई 100। देखो रिलेटिव चेंज मल्टीप्लाई 100 होता है परसेंटेज चेंज, इज इक्वल टू 0.1%। इंक्रीज किया है तो प्लस लेंगे, अगर डिक्रीज होता तो माइनस लिख लेते। देन परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रखे, स्ट्रेच करके खींचा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट गिवन है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया या एरिया का स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर, कोई खास बात नहीं है। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया where length constant, when length is constant, but resistance is inversely proportional to area का whole square when volume constant, और यहां पे लिखा है volume constant, तो रेडियस का पावर 4 हो जाएगा साहब। अब यहां से डेल्टा आर बाई आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -4 डेल्टा आर बाई आर रेडियस का, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ये दिया हुआ था 0.1 मल्टीप्लाई 4, बताइए क्या होगा? -0.4%। माइनस का भी सिग्निफिकेंस है, रेडियस को इंक्रीज करूंगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा, इसलिए आंसर क्या आया है? माइनस आया है। इसलिए आपका आंसर किस में आया है? निगेटिव में आया है। क्लियर है ये बात? स्क्रीन को पॉज करके ये लिखिए सवाल, ठीक है? लिख लिया? स्क्रीन पॉज करके फटाफट लिख लीजिए। लिख लिया भाई? आगे देखिए, आगे देखिए क्या कह रहा है सवाल, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ लेंथ इज इंक्रीजेस बाय 10%, हो ये जो परसेंटेज चेंज है वो लेस देन 10%, ग्रेटर देन 5% है। जब ग्रेटर देन 5% होता है तो फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो ढंग से सुनिएगा, लेंथ of a conductor is increases by 10% giving volume constant। तो सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होगा? सवाल में पूछा क्या इस पे डिपेंड नहीं करता, सवाल में चेंज किसको किया इस पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड इस बात पे करता है कि कांस्टेंट क्या। समझिएगा प्लीज, आपसे पूछ रहा है कि मैंने लेंथ को डबल किया, लेंथ को 10% बढ़ाया, लेंथ को 8 टाइम्स किया, लेंथ को 6 टाइम किया, तो बताओ रेसिस्टेंस में क्या चेंज होगा? तो क्या लेंथ चेंज होने से रेसिस्टेंस में क्या चेंज होगा डायरेक्ट पता कर सकते हैं क्या? नहीं, जब तक आपको ये ना गिवन हो कि कांस्टेंट क्या है। अगर एरिया कांस्टेंट रहता तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? लेंथ का होल स्क्वायर। तो जो कांस्टेंट क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। वैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर सम कांस्टेंट इनटू एल स्क्वायर बनेगा। चलो ठीक है। अब कह रहा है कि लेंथ को 10% बढ़ा दिया, तो यहां पे देखिएगा जो फाइनल लेंथ होगा वो 10% बढ़ गया, मतलब 110% हो जाएगा ऑफ इनिशियल लेंथ। अरे भाई तो बहुत आसान सा लॉजिक है कि लेंथ को मैंने बढ़ा दिया है 10%, तो जितना भी लेंथ होगा वो 100% ही मानोगे ना, एल इज 100%। जब 10% बढ़ा दोगे तो 110% हो जाएगा, परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड कर दोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल लेंथ। ये फाइनल लेंथ लिखने का तरीका समझ में आया? कोई खास बात नहीं है। बोला 20% बढ़ा दिया तो 120% हो जाएगा। अच्छा 10% कम कर दिया तो 90% हो जाएगा, 30% कम कर दिया तो 70% हो जाएगा, 30% इंक्रीज कर दिया तो 130% हो जाएगा। परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, कोई खास बात नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। जो फाइनल रेसिस्टेंस होगा प्रोपोर्शनल टू फाइनल लेंथ का होल स्क्वायर होगा, और फाइनल लेंथ ये रहा,
11/10 एल इनिशियल, तो ये हो जाएगा 121/100 इंटू एल इनिशियल का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा फाइनल रेसिस्टेंस आ गया। एल इनिशियल मतलब इनिशियल रेसिस्टेंस ही होगा, तो फाइनल रेसिस्टेंस इज 121 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई आर। इतना टाइम्स हो गया। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 121%। 121%, 121% चेंज नहीं हुआ। फाइनल रेसिस्टेंसेज 121% ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया है। फाइनल रेसिस्टेंसेज 121% ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया है, मतलब कितना रेजिस्टेंस रहा होगा? 100%। कितना बढ़ गया? 21 एक्स्ट्रा है, तो 21% इंक्रीज हो गया। ये एक सिंपल सा लॉजिक होता है सवाल को सॉल्व करने का। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपके लिए दूसरा तरीका है, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू होता है जिसमें भी परसेंटेज चेंज निकाल रहे, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई 100। यहां से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फाइनल क्या आ गया? 121/100, तो इसको लिखेंगे 121/100 माइनस आर इंटू आर बाई आर मल्टीप्लाई 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे बेटा तो ढंग से देखिए, ये आर 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 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। 121 मल्टीप्लाई 100, 21/100 मल्टीप्लाई 100 कैंसिल हो गया, 21% आंसर आ गया। यही काम जो 6 लाइन में करना है उसको साफ यहाँ से देख के कर सकते हैं साफ। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिजिक्स में हर चैप्टर में लगभग ये कंसेप्ट यूज होता है। अगर चेंज 5% से कम होता तो डायरेक्टली फ्रैक्शनल चेंज एरर एनालिसिस के मेथड से आप कर लेते हैं, लेकिन अगर चेंज 5% से ज़्यादा है, 5% से ज़्यादा है, तो कन्वेंशनल तरीका ये आपको अपनाना पड़ता है। तो ढंग समझिएगा क्या करते हैं अपन, पहले डिपेंडेंसी देख लेते हैं, फिर फाइनल लेंथ को बोला है कि 10% बढ़ा दिया तो 110% हो जाएगा। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल जो लेंथ है वो 11/10 ऑफ इनिशियल लेंथ हो गया। रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर, तो फाइनल लेंथ का स्क्वायर करेंगे तो ये 121/100 आ गया। अब इसमें परसेंटेज लगाने के लिए, परसेंटेज में देखने के लिए चेंज नहीं देख रहा हूं मैं, ये देख रहा हूं कि जो फाइनल रेसिस्टेंस है इनिशियल रेसिस्टेंस का कितना परसेंट हो गया है, तो 121% हो गया है। तो कितना बढ़ा होगा? 21% बढ़ गया होगा। आंसर आ गया। स्क्रीन पॉज करके आराम से लिख लीजिए, कोई खास बात नहीं इसमें। लिख लिया तुमने? अब देखो एक सवाल, स्क्रीन पॉज कर करके लिखते चलो, इससे क्या होगा? टाइम बचेगा, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट देख पाओगे, नेट का झंझट नहीं पड़ेगा। आगे देखो, अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस x ओम, x ओम रेसिस्टेंस का एक वायर है, इट स्ट्रेच टू ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ। स्ट्रेच, अब तुम्हें वर्ड पकड़ना है, क्या क्या ये वर्ड पकड़ना है? स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच्ड मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, या n टाइम्स स्ट्रेच किया तो r इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इनिशियल n स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। तो ये क्या करा है आपने? दोगुना किया है लेंथ को, तो लेंथ को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल का होल स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे डबल किया है, आपको बताया था ना, फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। कब? जब लेंथ को इंक्रीज किया है n टाइम्स, लेंथ को इंक्रीज किया है n टाइम्स। और r फाइनल इज इक्वल टू r इनिशियल बटा n स्क्वायर। कब? जब एरिया को इंक्रीज किया n टाइम्स। एरिया इज इंक्रीजेज बाई n टाइम्स। ये तब के केस में है जब वॉल्यूम कांस्टेंट को स्ट्रेच करके किया हो। डबल किया है तो यहाँ पे डबल रख देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। तो ये डबल किया तो ये 4, और इनिशियल रेजिस्टेंस x दिया हुआ था, इसको लिखेंगे आप 4 इंटू एक्स बराबर फाइनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है बताओ? 20 ओम। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 ओम। सिंपल सी बात है यार, 4 गुना बढ़ के 20 हो गया तो पहले कितना रहा होगा? 5 ओम रहा होगा। कोई खास बात नहीं है, मैंने पूरा रिवाइज ही करा दिया इसलिए लेंथी लग रहा है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि लेंथ को n टाइम्स बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है, क्योंकि रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। क्लियर है ये बात? लिखिए आराम से, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। सवाल नहीं लिखा था, स्क्रीन पॉज करके पहले सवाल लिख लेना। चलो आगे देखते हैं। आगे बेटा सवाल देखिएगा, बढ़िया सवाल है एक। इफ लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स एंड एरिया बिकम्स हाफ, इसमें एरिया कांस्टेंट है क्या? नहीं, एरिया चेंज हो रहा है, लेंथ भी चेंज हो रहा है। अच्छा, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। एक गिवन क्रिस्टल सेम मटेरियल का
मान लो रेसिस्टेंस अपन ने लिखा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, किसी भी सेम मटेरियल का रेसिस्टेंस लिखा। अब वो कह रहा है कि फाइनली मैंने लेंथ को 4 टाइम्स बढ़ा दिया, मतलब 4 टाइम्स ऑफ लेंथ हो गया, रो ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाई एरिया को, एरिया बिकम्स ऑफ, एरिया को लिख दिया अपन ने A/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल जो रेसिस्टेंस आएगा वो 8L रो बाई ए, ये आपका इनिशियल R था, तो R डैश इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। तो कई बार ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपको एरिया कांस्टेंट नहीं होता है ना, लेंथ भी कांस्टेंट नहीं होता है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं होता है। इसमें ना लेंथ कांस्टेंट है, लेंथ 4 टाइम्स हुआ है, एरिया भी कांस्टेंट नहीं, वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है। एक तो सवाल ऐसा है कि एरिया कांस्टेंट है तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अच्छा, लेंथ कांस्टेंट है तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया लिख दे, इसको फिर से एक बार लिख लोगे तो कोई बुराई नहीं है। मेरी बात सुनो, एरिया कांस्टेंट तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ कांस्टेंट तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का होल स्क्वायर। फिर से इसको लिख लेना, रट्टा लगा लेना। अब यहां पे ना तो एरिया कांस्टेंट है, ना लेंथ कांस्टेंट, ना ही वॉल्यूम कांस्टेंट है। उस केस में क्या करेंगे, कोई बात नहीं, जैसा उसने बोला है ना, फॉर्मूले में लेंथ और एरिया आता है, लेंथ को 4 टाइम्स कर दो, एरिया को आधा कर दो, तो रेसिस्टेंस 8 टाइम्स हो गया, ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? स्क्रीन को पॉज करके लिखिए। लिख लिया? आगे देखो। अब 1-2 सवाल और है, ये सवाल करने बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छे से रिवाइज हो जाता है, अच्छे से समझ आ जाता है। 2 कॉपर वायर ऑफ लेंथ L एंड 2L, 2 कॉपर वायर है जिसका लेंथ L एंड 2L है एंड एरिया 2A एंड A है, सॉरी एरिया R लिख दिया है, 2A एंड A है। देन रेशियो ऑफ रेसिस्टिविटी। अब देखो ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा है, रेशियो ऑफ रेसिस्टिविटी। देखो रेसिस्टिविटी क्या होता है, resistivity does not depends upon dimension का मतलब है लेंथ एंड एरिया। कैसे? क्योंकि R इज इक्वल टू अपन लिखते हैं रो L बाई ए। रेसिस्टेंस डिपेंड करता है L और A पे, बट रो डिपेंड नहीं करता। रो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब ये है कि कॉपर का बना है या एल्युमिनियम का बना है या आयरन का बना है। तो देखो कैसे लिख रहा है, 2 कॉपर वायर, दोनों कॉपर वायर, देखो एक कॉपर वायर ये है जिसका लेंथ L है और दूसरे कॉपर वायर का लेंथ है आपका 12। एरिया 2A, देखो इसका एरिया ज़्यादा था, सॉरी, इसका लेंथ L और एरिया 2A, इसका एरिया A बट लेंथ 2L। देखो इसका लेंथ इसका लेंथ L है, इसका लेंथ 2L है, इसका एरिया 2 है, इसका एरिया A है। अब इसके रेसिस्टिविटी क्या होता है? पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट एरिया का जो रेजिस्टेंस होगा। तो ये कॉपर है, ये भी कॉपर है, तो इसके पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस, इसके पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस सेम होगा। तो रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन, रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया, रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस का रेशियो पूछा तो निकाल लेंगे, पहले केस का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय दूसरे केस का रेजिस्टेंस का रेशियो। बताओ, दोनों में मटेरियल कॉपर है तो डेंसिटी कॉपर का ले लेंगे, पहले का लेंथ L और एरिया 2A, चलो रो लेंथ, दूसरे का 2L, एरिया A। ये देखिए अब रो L A कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ क्या हो गया, R1 बाई R2 इज इक्वल टू 1:4 आंसर आ गया। तो ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं। रो 1 रो 2 का रेशियो क्या होगा, दोनों कॉपर था इसलिए 1:1, बट रेसिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा 1:4। इन नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस का मतलब अलग अलग होता है। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके लिखिए, फटाफट स्क्रीन पॉज करके सवाल लिखिए, फिर ये सॉल्यूशन लिखिए। लिख लिया बेटा? आगे देखो, आगे समझिएगा प्लीज। ये सवाल देखिए, अ वायर इज कट इनटू n इक्वल पार्ट। एक वायर को n इक्वल पार्ट में कट किया अलोंग द लेंथ। ये मान लो वायर है, तो इसके लेंथ के अलोंग n पार्ट में कट किया है। मतलब अगर मैं देखूं इसका एरिया A है और
एन पार्ट में इसके लेंथ के लॉन्ग कट करूं तो इसका एरिया को सेम रखते हुए लेंथ को एन टाइम्स कम कर दिया हर हिस्से को, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 इज इक्वल टू R बाई एन टाइम्स रेसिस्टेंस कम हो गया। देखो भाई क्या है कि एक वायर है उसको आधे से काट दो, अगर ये 10 ओम का वायर है आधे से काट दोगे तो आधा ही लेंथ बचेगा, एरिया वही रहेगा, तो रेसिस्टेंस बस आधा हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। देखो वायर इज कट इनटू n इक्वल पार्ट अलोंग द लेंथ से n इक्वल पार्ट है बराबर हिस्से में काटते तो रेजिस्टेंस R बाई एन हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो एंड देन बंडल टुगेदर, फिर दोनों को सबको बांध दिया, n पार्ट में काट के जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, बंडल टुगेदर टू फॉर्म अ थिकर वायर। देखो ये थिकर वायर बना दिया, मतलब सबको एक साथ ऐसे जोड़ दिया। एक साथ जोड़ने से इसका एरिया बढ़ गया और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। कितने ऐसे रेजिस्टेंस का एरिया बढ़ा एन का, तो आप लिखेंगे R डबल डैश इज इक्वल टू R1 बाई एन। ऐसे ऐसे कितने लाए, एन लाए और उसका एरिया एन टाइम्स बढ़ गया, तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R1 बाई एन हो गया। और R1 क्या है, R बाई एन, तो R1 को लिखेंगे R बाई एन, तो R बाई एन स्क्वायर, तो ये एन स्क्वायर टाइम्स कम हो गया। क्या हो गया भाई, एन स्क्वायर टाइम्स कम हो गया। देन रेसिस्टेंस बिकम्स डिक्रीजेस बाई एन स्क्वायर टाइम्स। अब देखो इसमें क्या है, पहले एक रेसिस्टेंस लिया, इसको एन इक्वल पार्ट में काट दिया लेंथ से, तो हर हिस्से का जो रेसिस्टेंस होगा वो एन टाइम्स कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ कम हो गया ना एन टाइम्स, एरिया तो वही रहा। अब क्या बोल रहा है कि सबको जोड़ दिया ऐसे, तो जितना वायर होगा, कितना वायर है, एन वायर, तो एन टाइम्स रेडियस एरिया बढ़ गया एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो n टाइम्स एरिया बढ़ने से n टाइम्स रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, R बाई एन स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या होगा, R बाई एन स्क्वायर। क्लियर है? ये ढंग से समझ में आ गया? लिख लीजिए प्लीज, स्क्रीन पॉज कर लीजिए, कर लिया, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। अब मैं आपको कुछ सवाल कराता हूं रेसिस्टेंस का लिखने पे, मतलब वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस का सवाल हो गया। अब कंडक्टर का रेजिस्टेंस लिखते कैसे हैं उस पे सवाल कराते हैं अपन। मान लीजिए कि एक सिलेंडर लिया साहब, इस सिलेंडर का लेंथ है L और इस सिलेंडर का रेडियस है R। यहां से वायर जोड़ दिया अपन ने। अब बोले कि इसका रेजिस्टेंस बताओ, ये रो मटेरियल का, रो रेसिस्टिविटी का कंडक्टर है, तो रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस होता है रो, करंट को कितना लेंथ चल के जाना पड़ेगा यहां से, L लेंथ, L डिवाइडेड बाई कितने क्रॉस सेक्शन एरिया से चल रहा है, और जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है वो क्या है, पाई R स्क्वायर, तो ये होगा रेजिस्टेंस। तो कई बार ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे बताएगा कि L लेंथ का एक सिलेंडर है साहब, उसका L लेंथ का सिलेंडर है, उसका रेडियस R है, तो उसका रेसिस्टेंस बताइए क्या होगा, तो रेसिस्टेंस हो जाएगा रो L बाई पाई R स्क्वायर। कोई खास बात नहीं है। देखिए रेक्टेंगुलर शेप का एक मैंने ये बना लिया, घबराना नहीं है बेटा, अच्छे से समझिएगा, कंसेप्ट समझिएगा रेजिस्टेंस का। आपसे पूछेगा कि ये लेंथ है चलिए A और ये लेंथ है B, समझ में आ गया, और ये लेंथ है आपका C। यहाँ से वायर जोड़ दिया और एक वायर साहब मैंने यहाँ से जोड़ दिया। अब बताओ करंट अगर ऐसे आता है तो इस क्रिस्टल का रेजिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टिविटी रो है तो क्या लिखेंगे, देखिए रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो, कितना लेंथ चल के जाना है करंट को, C लेंथ चल के जाना है, डिवाइडेड बाई कितने क्रॉस सेक्शन एरिया जाना है। तो देखो कहीं भी आएगा तो क्या यही वाला क्रॉस सेक्शन एरिया इसको पार करके जाना है, देखो यही वाला क्रॉस सेक्शन एरिया पार करके जाना है। ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, A इंटू बी, A इंटू बी, A इंटू बी होगा, तो A इंटू बी एरिया हो गया, तो रो C बाई A इंटू बी, ये हो गया इस क्रिस्टल का रेसिस्टेंस। अच्छा थोड़ा सा और चेंज लाते हैं, मान लो एक क्यूब ही बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं अपन साहब, क्यूब बना लेते हैं। क्यूब का साइड लेंथ है L और इसकी रेसिस्टिविटी है रो, इसको ऐसे यहाँ से जोड़ दिया और एक वायर यहाँ से जोड़ दिया, करंट ऐसे जा रहा है। अब बताओ इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस इसका होगा R इज इक्वल टू रो, करंट को कितना लेंथ चल के जाना है, करंट को L लेंथ चल के जाना है, डिवाइडेड बाई कितने क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट फ्लो कर रहा है, L स्क्वायर से, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो बाई L ओम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस तो आपको बताया ही नहीं, वैसे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत आसान है, ओम हो जाएगा। अच्छा अगर मैंने ये बनाया कंडक्टर, ढंग से समझिएगा, ये बनाया, अंदर में हॉलो है, ये अंदर क्या है बेटा, हॉलो है, इसका इनर रेडियस है A और आउटर रेडियस है B,
लेंथ है इसका L। अब बताइए इसका रेसिस्टेंस क्या होगा। तो इसका जब रेसिस्टेंस लिखेंगे बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है, R इज इक्वल टू रो। अब यहाँ से करंट इंटर किया तो करंट को तो L लेंथ चल के जाना ही है, लेंथ तो L चल के जाना ही, डिवाइडेड बाई इस क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट जा रहा है, इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो टोटल एरिया कितना होगा, पाई बी स्क्वायर, अरे सर्कल ही तो है, उसमें से ये वाला अंदर वाला एरिया पाई ए स्क्वायर को घटा दूँ तो ये इफेक्टिव एरिया हो जाएगा जिससे करंट फ्लो कर रहा था। तो ये आपका आ गया आंसर, R रो L बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आंसर आ गया, कोई खास बात नहीं। अच्छा मान लो कि मैंने ये बनाया एक वायर, सिलेंडरिकल वायर, आप देख पा रहे होंगे कि ये डायग्राम एग्जैक्टली पहले जैसा सवाल था वैसा ही मैंने बनाया। ये वाला सवाल और ये वाला सवाल एग्जैक्टली सेम है। देखिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया यही है जिससे करंट फ्लो करके जाएगा, लेकिन इस बार जो मैं वायर ऐड करूंगा ना, वो वायर मैं यहां से ऐड कर रहा हूं, देखिएगा यहां से ऐड कर रहा हूं वायर। मतलब ये है कि इस बार करंट जो फ्लो करके जाएगा, यहां से वायर जोड़ दिया तो इस तरफ करंट फ्लो करके जाएगा, ऐसे करंट फ्लो करके जाएगा, ऐसे, अरे अंदर वाला सरफेस इक्विपोटेंशियल पे आ गया ना ये, तो ऐसे करंट फ्लो करके जाएगा, चारों तरफ से बाहर निकलेगा, है ना। अगर डायग्राम थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है ये, तो अपन इसको मिटा के फिर अच्छे से बना लेते हैं डायग्राम, क्योंकि इसमें विजुअलाइजेशन डायग्राम से होगा। ऐसा ही बना लेते, चलो एक तो ये बना लिया साहब देखो, और एक ये बना लिया। अब थोड़ा अच्छे समझ में आएगा, एक्चुअल में इसको बड़ा करना चाहिए था। ये रेडियस है तुम्हारा A और ये वाला रेडियस है B। अब ये वाला जो एरिया है ये असल में इफेक्टिव एरिया है जिसमें मटेरियल लगा हुआ है, ये वाला इफेक्टिव एरिया है जिसमें मटेरियल लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही था। अब यहाँ से करंट जब आया था तो करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करके गया था, ऐसे फ्लो करके गया था करंट। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि वायर को यहाँ नहीं जोड़ रहा, अंदर में जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे वायर को जोड़ के एक बैटरी से यहाँ जोड़ दी। अब समझना, ये वाला जो हिस्सा है ना इस वायर का ये वाला हिस्सा, इन सब में ये वायर जोड़ दिया असल में, ये वाला वायर, ऐसा नहीं कि इस पॉइंट पे सारा एक ही पोटेंशियल पे आ गया ये अंदर। अब यहां से करंट इस तरीके से लैटरल फ्लो करता हुआ बाहर के सरफेस की तरफ आएगा, और ये बाहर के सरफेस पे मैंने ये वायर जोड़ दिया, मतलब बाहर के सरफेस पे हर पॉइंट पे ये वायर जुड़ा हुआ है। अब हमें रेसिस्टेंस निकालना है, इसका क्या होगा, मटेरियल आप जानते हैं रोड रेसिस्टिविटी का होगा। तो देखो जैसे जैसे करंट बाहर की तरफ जाएगा तो अंदर की तरफ क्रॉस सेक्शन एरिया बस ये था, करंट बाहर गया तो थोड़ा बड़ा सिलेंडर ऐसे दिख रहा है, इसको ज़्यादा एरिया में इंटर करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखोगे तो करंट जो जा रहा है इसी क्रॉस सेक्शन एरिया से जा रहा है, हर जगह इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यही है, देखो हर जगह इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यही है। यहाँ पे देखोगे तो हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया यही है। यहाँ पे देखो तो ऐसे इस एरिया में करंट फ्लो कर रहा है, ये एरिया अभी भी यहाँ भी उतना ही बनेगा, देखो ये एरिया अभी भी उतना ही है, यहाँ भी एरिया उतना ही है। अब यहाँ से छोटे सिलेंडर से करंट ऐसे लैटरल बाहर की तरफ निकला, जैसे जैसे बाहर की तरफ जा रहा है उसको बड़ा एरिया फेस करना पड़ रहा है। जब इस सरफेस पे पहुंचा तो इस इतने बड़े एरिया पे, देखो इतने बड़े एरिया पे हर जगह करंट अवेलेबल होगा, और घुसा था तो इतने एरिया में था। मतलब जैसे जैसे आगे जा रहा है तो आप क्या करेंगे, आप इसको सिंप्लिसिटी के लिए सॉल्व करने के लिए यहां से R रेडियस पे जाके इस तरह का dr मोटाई का एक सिलेंडर मान लेंगे, क्योंकि करंट सिलेंड्रिकली बाहर की तरफ आ रहा है। इस छोटे से dr मोटाई के सिलेंडर का छोटा सा रेजिस्टेंस लिखेंगे dr, छोटा सा रेजिस्टेंस लिखेंगे आप dr, दैट इज इक्वल टू रो। इसकी मोटाई देखिए dr, लेंथ इसकी मोटाई dr माना है, बटा इसका एरिया। तो कितने एरिया से उस इंस्टेंट पे करंट फ्लो कर रहा था, एक सिलेंडर बन रहा है। कैसा सिलेंडर बन रहा है, ये देखो ये सिलेंडर बन रहा होगा यहाँ पे ऐसा, ये वाला जिसका मोटाई है dr। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, रेडियस r है तो इस सर्कमफ्रेंस होगा 2πr, बिल्कुल होगा 2πr। सर्कमफ्रेंस इसका क्या होगा भाई, इसका सर्कमफ्रेंस 2πr, और इसका इनटू लेंथ L, यही तो सरफेस एरिया हुआ इसका, क्योंकि इस वायर का लेंथ तो L ही था, तो ये लेंथ L कर देंगे। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को बाहर रखेंगे, dr बाहर इज इक्वल टू रो dr डिवाइडेड बाई 2π L इंटू r। जब इंटीग्रेशन कर देंगे इसका तो dr का इंटीग्रेशन r इज इक्वल टू रो 2π L बाहर आएगा, एंड 1/r का इंटीग्रेशन हो जाता है बेटा। इनर लिमिट बताइए, लोअर लिमिट बताइए a, और आउटर लिमिट बताइए b। तो a से b तक इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ln r
लिमिट ए टू बी, तो इसको आप कहेंगे लॉग बी माइनस लॉग ए, तो ये हो जाएगा रो डिवाइडेड बाई 2 पाई एल लॉग बी बाई ए, ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका इनर रेडियस है ए, आउटर रेडियस है बी। बैटरी लिया, बैटरी का एक कॉर्नर मैंने यहां कनेक्ट किया, दूसरा कॉर्नर यहां कनेक्ट किया। अब देखिएगा इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, यहां से करंट आई आएगा, इस पॉइंट पे जोड़ने का मतलब ये पूरा सरफेस, इनर सरफेस सेम पोटेंशियल पे होगा, तो यहां से करंट रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा? रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ जाएगा और यहां पे करंट पहुंचेगा। तो लेंथ कितना चलना पड़ रहा है करंट को, ध्यान से देखिए, तो ये है बी और ये है ए, तो ये बी माइनस ए लेंथ चलना पड़ रहा है। और यहां से जैसे जैसे बाहर की तरफ करंट जाएगा समझिएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जा रहा है। अब इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, आसान तो नहीं लग रहा होगा। वैसे भी इस तरह के रेसिस्टेंस या वायर हम लोग रेसिस्टेंस की तरह यूज करते नहीं है, ये बस क्वेश्चन के लिए है। तो देखो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाओ और यहां पे डी आर विड्थ का एक क्या मानोगे, हॉलो स्फेयर है ये, यहां पे मतलब सॉरी ये थिक स्फेयर है जिसका इनर रेडियस है ए, आउटर रेडियस है बी, डी आर मोटाई का एक मानो तुम स्फेयर। इस डी आर मोटाई का रेसिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल डी आर, छोटे से डी आर मोटाई का इसका रेसिस्टेंस बस मैं निकालना चाहता हूं, तो इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा डी आर इज इक्वल टू रो, इसका लेंथ बोलो, ये लेंथ विड्थ इसका होगा डी आर बटा इसका एरिया। तो कितना एरिया करंट को क्रॉस करने के लिए जाना पड़ रहा है इन्फिनिटली स्मॉल सरफेस से यहां पे, तो देखो ये हो गया ना आर रेडियस का स्फेयर, तो इसका एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो डी आर का इंटीग्रेशन तो कैपिटल आर हो जाएगा, यहां पे कांस्टेंट टर्म को बाहर रखो, रो बटा 4 पाई बाहर होगा। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो डी आर बटा 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, रो बाई 4 पाई बाहर रहेगा, 1 अपॉन डी आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा माइनस 1 अपॉन आर, लोअर लिमिट इज ए, आउटर लिमिट इज बी, तो ए से बी तक रख दो। माइनस आने की वजह से आप ए को पहले रख सकते हैं, तो ये बनेगा रो बाई 4 पाई, याद करिए 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी रख देंगे। फाइनली सॉल्व करके रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा बताइए, रेसिस्टेंस आ जाएगा रो बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 4 पाई ए बी, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब थोड़ा वेट करना, इसका आसान तरीका भी बताऊंगा। ये एससीबी का सवाल है, कोनिकल शेप में इनर रेडियस यहां से ए है और आउटर रेडियस यहां पे क्या है बी, यहां से करंट इंटर कर रहा है और करंट इस तरीके से फ्लो करता हुआ इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ बाहर जा रहा है। अब इसमें क्या करेंगे आप, कैसे लिखेंगे, तो जब इस तरह का वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, फिक्स क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, जैसे देखो लेंथ तो भाई साहब यहां से चला यहां पहुंचना है, तो ये लेंथ इसको ट्रेवल करना होगा, इसका लेंथ कुछ खास बात नहीं है, एल लेंथ तक जाना है। दिक्कत कहां आ रही है, जैसे जैसे करंट आगे जा रहा है तो एल लेंथ तक जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, एल लेंथ हो गया, लेकिन जैसे जैसे करंट आगे जा रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो फेस करेगा वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या करते हैं ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस में पूरे का आप नहीं लिख सकते क्योंकि यहां एरिया अलग है और जब करंट निकलेगा बाहर उसका एरिया अलग है। तो आप क्या करते हैं कि स्मॉल आर या एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं, एक्स डिस्टेंस पे जाके डीएक्स मोटाई का यहां पे क्या मानेंगे, एक ये स्फीयर तो नहीं होगा, डीएक्स मोटाई का क्या होगा, ये डिस्क होगा एक, उस डिस्क का रेडियस आप स्मॉल आर मान लीजिए। अब ये स्मॉल आर और एक्स दोनों वेरिएबल है, इसका जो रेसिस्टेंस होगा क्या लिखेंगे, छोटे से मोटाई dx का रेसिस्टेंस, देखिए मोटाई यहां पे है dx, तो रो इंटू dx डिवाइडेड बाई इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे दो वेरिएबल हो गया x और r, फिर कैसे सॉल्व करेंगे, तो x और r को एलिमिनेट करना पड़ेगा। आप एक स्ट्रेट लाइन अगर यहां से खींच देते हैं तो ये a है तो ये भी a होगा, तो बचा हुआ ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो होगा आपका b माइनस ए। ठीक है सर, यहां पे tan थीटा एंगल मानते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बताइए b माइनस ए, बेस बोले यहां से यहां तक l है, और यहां वाला जो छोटा हिस्सा ये अगर आप निकालना चाहते हो तो ये मान लो कुछ r डैश, क्योंकि पूरा रेडियस r है तो इसको मान लो कुछ r डैश डिवाइडेड बाई, बोलो क्या होगा यहां से यहां तक का लेंथ x, तो ये r डैश आपका आ गया। और आप ढंग से देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस ई, वहां से भी ये स्लोप हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्ट्रेट लाइन है। या आप देखिए ये रेडियस लिखने के लिए आप लिख सकते हैं r इज इक्वल टू, ये लेंथ एक्जैक्टली इसके बराबर है, तो a प्लस ये r डैश जो आपने निकाला था यहाँ पे, r डैश इज इक्वल टू क्या होगा b माइनस ए बाई एल इंटू एक्स।
इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ले लो किसी के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डी आर, ए कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो होगा b माइनस ए बाई एल इंटू डी एक्स। चलो सर ठीक है, अब क्या करेंगे? कुछ मत करो, डी आर डी एक्स के बीच में रिलेशन आ गया, यहाँ पे डी एक्स की जगह पे डी आर पुट कर दो, ये सारा टर्म कांस्टेंट है, डी एक्स के जगह पे क्या पुट कर दो? यहाँ पे डी आर पुट कर दो, इंटीग्रेशन करके आंसर आ जाएगा। ये तो ठीक बात है, लेकिन वैसे सोचो यहाँ पे जो रेडियस बढ़ रहा है वो लीनियरली बढ़ रहा है, हर टर्म में छोटा सा हिस्सा बढ़ रहा है इतना। देखो यही स्लोप है ना भाई, यही स्लोप है ना, छोटा सा x डिस्टेंस आगे जाओगे, dx डिस्टेंस आगे जाओगे, इतना रेडियस बढ़ेगा। मतलब ये जीपी सीरीज है, और लीनियर जीपी सीरीज में आप डायरेक्टली रेडियस का ज्योमेट्रिक मीन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ज्योमेट्रिक मीन ले सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन होता है a, और ये हो गया आपका b, रूट अंडर ए बी। ज्योमेट्रिक मीन हो गया रूट अंडर ए बी। इसका मतलब रेडियस आप रूट अंडर ए बी लिख के रेसिस्टेंस लिख सकते हैं। रेसिस्टेंस आएगा यहाँ पे r इज इक्वल टू रो, लेंथ तो l जाना ही है, डिवाइडेड बाई पाई, और रेडियस हो गया आपका रूट ए बी का होल स्क्वायर ए बी। यही आंसर आना है आपका फाइनली, वो आंसर डायरेक्ट यहाँ से आ सकता है। तो मैं तो एक इंटीग्रेशन का आपको मेथड समझा रहा था कि इंटीग्रेशन से इस तरीके से करते हैं, स्टेप पता होना चाहिए। नया सवाल आएगा तो भी आपको स्टेप पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है तो क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस पे जाकर डीएक्स मोटाई का क्रॉस सेक्शन एरिया एज्यूम करते हैं, फिर वहां से रेजिस्टेंस लिख लेते हैं, छोटा सा रेजिस्टेंस, फिर उसको जनरलाइज करके सॉल्व करते हैं, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहां भी आप ज्योमेट्रिक मीन से लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन मानोगे तो रेडियस ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा रूट अंडर ए बी। अब देखना जादू, देखना, रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो, लेंथ कितना चल रहा है यहां से यहां तक बताओ। यहां पे करंट इंटर करा, यहां तक जाना है, तो ये पूरा बी, ये ए, तो b माइनस ए हो गया तेरा लेंथ बटा रेडियस पाई रूट ए बी का होल स्क्वायर, अरे पाई आर स्क्वायर, रेडियस स्फीयर का रेडियस हो जाएगा तुम्हारा सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें स्फीयर बन रहा है, डिस्क नहीं बन रहा है। यहां पे इस डिस्क से करंट आगे जा रहा था, एक ये देखो, ये सिलिंड्रिकल ऐसा है, तो यहां से करंट ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो इसी थिकनेस को करंट क्रॉस कर रहा है ना, ऐसा थिकनेस। जैसे जैसे आगे जाओगे ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, और यहां करंट ऐसे जा रहा है रेडियली आउटवर्ड, तो यहां पे जो सरफेस एरिया लिखोगे वो लिखोगे 4 पाई, और ये रहा तुम्हारा रेडियस आर स्क्वायर मतलब ए बी। ये आंसर आना चाहिए था। क्या यही आंसर पहले आया था? रो बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 4 पाई ए बी, यही आंसर पहले भी आया था। क्या आपको कुछ सिमेट्रिसिटी समझ आया? ये दो बढ़िया सवाल थे। स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए। रेसिस्टेंस दो तरह का होता है, वायर बाउंड रेसिस्टेंस, मैग्नीशियम, कॉपर, नाइक्रोम को वायर के ऊपर हम लोग बाउंड करके रेजिस्टेंस बनाते हैं, बिकॉज इनका जो रेसिस्टिविटी है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, बट इसके रेसिस्टेंस का लिमिट है। बहुत ज्यादा हायर रेसिस्टेंस के लिए हम लोग कार्बन रेजिस्टेंस यूज करते हैं। अब कार्बन रेसिस्टेंस बहुत सारा पड़ा हुआ है, अब उसमें आप सबका रेसिस्टेंस मेजर करके तो निकाल नहीं सकते, और वो बहुत छोटे साइज के होते हैं, उस पर लिखा हुआ भी आप पढ़ नहीं सकते। तो उसके लिए हम लोग एक कलर कोडिंग करते हैं। वो कलर कोडिंग आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस कैसे याद रखेंगे? देखिएगा, सुनिएगा अच्छे से। बी रॉय, क्या लिखा मैंने? बीबी रॉय गुड बॉय, बहुत आसान है। बीबी रॉय नाम का लड़का है, बहुत बढ़िया है। बीबी रॉय गुड बॉय, वेरी गुड, सिर्फ गुड बॉय नहीं है, बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड विथ गोल्डन सिल्वर। गोल्डन सिल्वर के साथ वो और अच्छा हो जाता है। बीबी रॉय बहुत अच्छा है, बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड विथ कार्बन सिल्वर। अब इसका कलर देखिएगा प्लीज। बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, क्लियर है ये बेटा? ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, ग्रीन, सिल्वर। सॉरी, ग्रीन तो पहले ही हो गया एक बार, देखिए ये ग्रीन है, ये है गोल्डन, सिल्वर एंड नो कलर। देखिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। इसका यूज क्या देखिएगा। इस पे क्या करते हैं अपन, जैसे कार्बन रेसिस्टेंस है, इस पे 4 लेयर में कलर कोडिंग होता है। पहला जो कलर है वो फर्स्ट डिजिट को बताता है।
फर्स्ट डिजिट को बताता है। पहला कलर किसको बताता है? फर्स्ट डिजिट को बताता है। दूसरा कलर कोड, दूसरा जो कलर होगा वो किसको बताता है? सेकेंड डिजिट को बताता है। इसमें भी कोई खास बात नहीं है। तीसरा जो कलर कोडिंग होता है क्या होता है? तीसरा, थर्ड वाला, थर्ड डिजिट को बताता है। थर्ड वाला मल्टीप्लायर को बताता है। 10 टू दी पावर x मल्टीप्लायर को बताता है, मल्टीप्लायर को बताता है। फोर्थ वन जो होता है वो एरर को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ वन किसको रिप्रेजेंट करता है? एरर को। तो कितने लेयर में होता है? 1 2 3 और 4 लेयर में होता है। अब देखिए, फर्स्ट डिजिट अगर ब्लैक है तो 0 हुआ, ब्राउन है तो 1 हुआ, रेड है तो 2 हुआ, ऑरेंज है तो 3 है, येलो है 4 5 6 7 8 9 से काम चल जाएगा यार। 9 में क्या दिक्कत है? बताओ कैसे याद कैसे रखोगे? बी रॉय गुड बॉय। अरे भाई बहुत गुड लड़के की बात हो रही। बी रॉय गुड बॉय, वेरी गुड विथ, वेरी गुड विथ गोल्डन सिल्वर, वेरी गुड विथ गोल्डन सिल्वर। देखिए, बी रॉय गुड बॉय वेरी गुड विथ गोल्डन सिल्वर। तो बताइए 9 तक हो गया, डिजिट 9 तक ही चाहिए। अब थर्ड वन मल्टीप्लायर को बताता है 10 टू द पावर 0। पहला 0 है तो देखो 10 टू द पावर 0। दूसरा 10 टू द पावर 1, आसान है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5। सेम है, जो डिजिट है वो 10 के पावर में चला गया है। 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9। फिर इन तीनों का क्या यूज है? ये एरर को बताते हैं। फोर्थ वन में यही 3 कलर होंगे, एरर को बताते हैं, परसेंटेज एरर को बताता है। पहला है 5% गोल्डन सिल्वर मतलब 10%, नो कलर मतलब 20% परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या हो गया? ये परसेंटेज एरर हो गया। क्या आपको ये समझ में आया? तो सबसे पहले ये याद होना चाहिए, बी रॉय गुड बॉय वेरी गुड विथ गोल्डन सिल्वर, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज। तो ये में कई बार बी आ रहा है तो बच्चा यहां पे कंफ्यूज होता है, थोड़ा समझिए। ब्लैक से शुरू होता है, ब्लैक ब्राउन, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, रेड ऑरेंज येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, वी फॉर वॉयलेट, फिर से जी आ गया। तो देखिए ये जो उधर जी एक बार और आया होगा, देखो ग्रीन, यहां पे ग्रे और ये व्हाइट, फिर गोल्डन। तो घबराना नहीं है, जी फॉर ग्रे, यहां पे जी फॉर ग्रीन, पहले ग्रीन आ जाता है, फिर आता है आपका ग्रीन के बाद ग्रे, फिर आपका गोल्डन सिल्वर। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं सवाल। क्वेश्चन देखते हैं इस पे कैसा पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत आसान होता है। क्वेश्चन देखिए कैसा है। मान लो कि पहला है तुम्हारा कलर रेड, ठीक है साहब, दूसरा भी है रेड, तीसरा भी है ग्रीन और नेक्स्ट है सिल्वर। तो बताइए इसका रेसिस्टेंस क्या होता है? क्या लिखा है मैंने? रेड ग्रीन सिल्वर, रेड ग्रीन सिल्वर। तो बताइए रेड का मतलब, तो ऐसे ही अब लिखा हुआ तो नहीं होगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या करोगे? बी रॉय 0 1 2, रेड मतलब 2 ही तो हुआ ना यार, रेड मतलब क्या हुआ? 2, तो आप इसको लिखेंगे 2। दूसरा भी रेड है तो 2 इनटू मल्टीप्लायर है 10 टू दी पावर मल्टीप्लायर, ये ग्रीन है, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन। तो देखो ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, 10 टू दी पावर 5। अच्छा 10 टू दी पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, इसमें कोई खास बात नहीं। 10 टू दी पावर 0 का मतलब क्या हो गया? 1। तो क्या लिखोगे? 10 टू दी पावर 5। परसेंटेज कितना हो गया? प्लस माइनस सिल्वर, सिल्वर का मतलब 10%, प्लस माइनस 10% इन अ ओम। ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं 10 टू दी पावर 5 कौन से यूनिट में दे रहा है, ये 22 इंटू 10 टू दी पावर 5 ओम हो गया। 22 इंटू 10 टू दी पावर 5 क्या हो गया? ओम हो गया। ये आंसर आ गया। तो इस तरह के खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। फिर से मैं बताता हूं, बी रॉय ब्लैक ब्राउन गोल्ड रेड, बी रॉय गुड बॉय वेरी गुड विथ गोल्डन सिल्वर। क्लियर है बेटा? ये समझ में आ गया आपको अच्छे से? स्क्रीन पॉज करके लिखे, स्क्रीन पॉज करके लिखे। नेक्स्ट देखिएगा, अब रेसिस्टेंस की बात कर ही रहे हैं, तो रेसिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? रेसिस्टेंस डिपेंड करता है क्रिस्टल के नेचर पे, कंडक्टर के नेचर पे और कंडक्टर के डायमेंशन पे। कंडक्टर का नेचर जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। और दूसरा उनके डायमेंशन पे, लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। रेसिस्टिविटी असल में बेसिक प्रॉपर्टी जो कंडक्टर का होता है वो क्या होता है? रेसिस्टिविटी, ये मेन है। रेसिस्टिविटी लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये
1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो रेसिस्टेंस होता है वो होता है रेसिस्टिविटी। अब तुम इतना बड़ा आयरन ले लो या इतना छोटा आयरन ले लो, आयरन के यूनिट वॉल्यूम का रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ये रेसिस्टिविटी है। रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन व्हाट, दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक कंडक्टर के नेचर पे, दूसरा टेम्परेचर पे। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर पे तो साफ डिपेंड करता ही है। तो रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। और वो कैसे डिपेंड करता है, देखिए ये रेसिस्टिविटी मान लीजिए रो, किसी टी टेम्परेचर का रेसिस्टिविटी होगा रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी है आपका टी माइनस टी नॉट, ये रहा। अब इन टर्म को मैं बताता हूं, ये है रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर, यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, T डिग्री सेल्सियस। रो नॉट इज रेसिस्टिविटी एट, ये कहां पे रेसिस्टिविटी, एट T नॉट डिग्री सेल्सियस, ये T नॉट डिग्री सेल्सियस पे। अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी एंड T इज टेम्परेचर, इस T टेम्परेचर पे ये रेसिस्टिविटी और T नॉट टेम्परेचर पे ये रेसिस्टिविटी है। ऑल्दो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ये सारे कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं होता। जैसे अगर आप कॉपर की बात करोगे तो कभी कभी एग्जाम में नीट 2020 में पूछा भी है, कॉपर की बात करोगे तो कॉपर का जो रेसिस्टिविटी होता है टेम्परेचर पे वो कुछ इस तरीके से वैरी करता है, बट नाइक्रोम का देखोगे तो वो लीनियर वैरी करता है, लीनियरली वैरी कर रहा होता है रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर। अगर आप सेमीकंडक्टर का देखोगे तो सेमीकंडक्टर में जो रेसिस्टिविटी होता है टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो डिफरेंट क्रिस्टल के लिए अलग अलग आता है। सुपर कंडक्टर के लिए देखोगे, ये कॉपर का है, ये नाइक्रोम का है, ये किसका है, सेमीकंडक्टर का है। अगर आप सुपर कंडक्टर के लिए देख रहे हो, रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर किसके लिए देख रहे हो, सुपर कंडक्टर के लिए देख रहे हो, तो कुछ इस तरह का होता है। ये पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, 0। तो मैं बस ये दिखा रहा हूं कि एक इक्वेशन, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी नहीं, आई एम सॉरी, रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी का उल्टा होता है। तो ये जो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है, ये पर्टिकुलर एक क्रिस्टल के लिए आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट क्रिस्टल के लिए जो रेसिस्टिविटी का नेचर है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये कॉपर का है, ये नाइक्रोम का है, ये सेमीकंडक्टर का है, कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी कम हो जाता है। और आप सुपर कंडक्टर का देखेंगे तो कुछ इस तरह का होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद इसकी रेसिस्टिविटी देखिए 0 हो जाती है। हाई टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी डिफाइंड होता है। क्लियर है ये बात? देखिए कॉपर और सुपर कंडक्टर का ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, लेकिन कॉपर का कभी रेसिस्टिविटी 0 नहीं होता है किसी टेम्परेचर पे। क्लियर है? अब मैं आपको रेसिस्टिविटी का असल नेचर समझाता हूं कि वो बढ़ता घटता क्यों है। ऐसा क्यों है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, बट नाइक्रोम कंडक्टर लोगे तो लीनियरली बढ़ रहा है, कॉपर में एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? रेसिस्टिविटी यहां पे देखिएगा तो टेम्परेचर पे लीनियरली वैलिड है, मतलब सिर्फ इस क्रिस्टल के लिए वैलिड है, और एक ही क्रिस्टल के लिए आपको सिलेबस में पढ़ना है, सबके लिए आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है। क्लियर है ये बात? तो क्या मैं ग्राफ मिटा दूं? स्क्रीन पॉज करके एक बार ग्राफ लिख लो, ग्राफ लिख लो, एक बार लिख लिया। अब ग्राफ बना लो, उसके बाद मैं क्या करता हूं कि रेसिस्टिविटी थोड़ा और समझाता हूं। एक बात बताओ, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला बताओ। तो तुम्हें याद है मैंने कंडक्टिविटी से रटवाया था, कंडक्टिविटी होता है Na² टाउ बाई एम, याद है? तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा? रेसिस्टिविटी हो जाएगा M/NE² टाउ। अब जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, किसको बढ़ाने वाले हो? टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मास तो चेंज होगा नहीं, नंबर चार्ज कैरियर चेंज होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज होगा नहीं, ये टर्म कांस्टेंट होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घटेगा। क्यों घटेगा? तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। अच्छे समझ लीजिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, और जल्दी जल्दी कोलिजन होगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम। समझिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल मोशन ही होता है इलेक्ट्रॉन का, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो कोलिजन बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, और जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पे आप देखिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, रेसिस्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा।
अब रेसिस्टिविटी किस फ्रैक्शन से बढ़ेगा ये डिफाइन करता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ये समझ में आया रेसिस्टिविटी बढ़ता क्यों है। सेमीकंडक्टर केस में ऐसा क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर का कहानी अलग है। उसमें क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं ये वाला टर्म बढ़ने लगता है, इसके कंपेयर में ये ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ये टर्म बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। लेकिन ये किसमें, सेमीकंडक्टर में। नॉर्मल कंडक्टर में ये कांस्टेंट रहता है। अगर ये टर्म कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ने से क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम कम होने से रेसिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब रेसिस्टिविटी किस रेशियो में बढ़ेगी डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल के लिए, वो डिफाइन करता है आपका ये मेन अल्फा। ये अल्फा है क्या, तो देखिए अल्फा है इंक्रीज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट रेसिस्टिविटी, इनिशियल रेसिस्टिविटी मतलब रिलेटिव चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट रेजिन टेम्परेचर। और ध्यान से देखोगे तो ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है। किताबों में डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा होता है, लेकिन आपको ये अल्फा का डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज नथिंग बट पर रिलेटिव चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट रेजिन टेम्परेचर। रिलेटिव चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट रेजिन टेम्परेचर कैसे, तो यहां से देखो, अगर आप रो नॉट से मल्टीप्लाई कर लोगे, रो नॉट से मल्टीप्लाई कर लोगे और इस रो नॉट को उधर ले जाओगे, देखो रो नॉट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो रो नॉट और यहां पे रो नॉट बनेगा, तो क्या बनेगा, देखो रो टी माइनस रो नॉट और ये होगा रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो इस रो नॉट को नीचे लिख लो तो इज इक्वल टू क्या बन रहा है, अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से टी माइनस टी नॉट को जैसे नीचे लाओगे तो अल्फा बना। वही तो मैं कह रहा हूं, ये देखो रो टी माइनस रो नॉट हो गया तेरा डेल्टा रो बटा रो नॉट डेल्टा टी। इसको आप जब छोटा चेंज के लिए लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो डी रो बाई रो डी टी। तो ये अल्फा का डेफिनेशन हो गया। कभी कभी डी रो बाई डी टी दिया होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट दिया होता है। रेसिस्टिविटी का टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब होता है डी रो बाई डी टी का वैल्यू गिवन होगा, रो गिवन होगा, तो यहां से आप अल्फा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये सारे कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं होता, नाइक्रोम के लिए वैलिड है और स्पेशली यही फॉर्मूला आपको पढ़ना है क्योंकि बाकी का बिहेवियर अजीब सा है, उसका मैथमेटिकल फंक्शन आप नहीं पढ़ सकते। लीनियर मैथमेटिकल फंक्शन आपको ये बताया गया है, क्वेश्चन इसी पे पूछा जाता है। अब ये रेसिस्टेंस के लिए भी जनरलाइज हो सकता है क्या, बिल्कुल। अब जैसे रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो असल में रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस आप जानते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अरे लेंथ और एरिया तो क्रिस्टल का कांस्टेंट है, जैसे रो बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। तो सेम इक्वेशन यहां से R के लिए लिख सकते हैं, R एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी इंटू डेल्टा टी को आप लिख सकते हैं T माइनस टी नॉट। ये एक इक्वेशन बनेगा। यहां पे अल्फा टी क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। क्लियर है, यहां से अल्फा टी को डिफाइन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। अल्फा टी क्या होगा, चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस, रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेंज इन टेम्परेचर। क्या मैं बोल रहा हूं, डेल्टा आर बाई आर को रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेंज इन टेम्परेचर, ये हो जाएगा आपका अल्फा टी। अब इस पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले पे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी करा देता हूं, if resistance of carbon at 0 degree Celsius is R and alpha is 8 into या 2 into 10 to the power minus 4, इसका यूनिट क्या होगा अल्फा का, ध्यान से देखिए, डेल्टा आर बाई आर डायमेंशनली कट जाएगा पर डिग्री सेल्सियस, मतलब पर डिग्री सेल्सियस। Then find temperature where resistance becomes 2R, resistance becomes 2R। तो देखो ये फॉर्मूला यूज करो, किसी भी टी टेम्परेचर में रेजिस्टेंस 2R हो गया तो यहां पे क्या पुट करोगे, 2R इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस क्या था, देखो R इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 और टेम्परेचर पूछा है किस टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर 0 था तो यहाँ पे टी लिखेंगे, ये काम हो जाएगा। आर से आर क्या होगा, कैंसिल होगा। अब देखिए ये बचेगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस समथिंग, इस 1 को इधर ले आएंगे 2 माइनस 1, 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 टी। तो यहाँ से टी आपका आ जाएगा, ढंग से देखिएगा, ये जो टी आएगा वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई दिस टर्म
1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस, तो ऊपर जाके डिग्री सेल्सियस हो जाएगा सिंपल। ये आपका आंसर आ गया। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 2 इंटू 10 टू द पावर -4 है, तो क्या हो जाएगा ये अच्छे से सोच के बताओ, क्या ये 500 डिग्री सेल्सियस होगा? कैसे देखो, ये 2.5 है, ये से जाएगा 10 टू द पावर 4 को ऊपर ले जाओ, तो 10 टू द पावर 4 क्या होगा? 10,000। 10,000 बाई 2, 10 टू द पावर -4 तो ज़्यादा हो गया यार। एक काम करो, इसको एक काम करो, 10 टू द पावर -2 ही रखो, या 10 टू द पावर -3 रख दो, ये तो डेटा है बस। 10 टू द पावर -3 रखो, 10 टू द पावर -3 रखोगे तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 1000 बाई 2 मतलब 500 डिग्री सेल्सियस। 500 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर क्या, 500 डिग्री सेल्सियस पे जो रेसिस्टेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2R। 0 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस क्या था? R। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए।